नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज सबसे पहले बात आर्थिक विकास दर पर नोटबंदी के पड़ते असर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 8 नवंबर को नोटबंदी का बड़ा ऐलान किया था। 500 और 1000 के पुराने नोटों की वैधता खत्म हो चुकी थी। भारत में मौजूद काले धन के खिलाफ इसे जरूरी सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया। वो काला धन जिसकी बात सालों से नहीं बल्कि दशकों से होती आ रही थी। अलग अलग अनुमान थे और अलग अलग दावे भी। 8 नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया पर सरकार द्वारा निगरानी रखी गई। समय समय पर नियमों में ढील दी गई और दोषियों के खिलाफ सख्ती का दावा भी किया गया। राजनीतिक तौर पर इस फैसले का श्रेय लिया गया और उधर विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस सब के बीच इस नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ा या आने वाले दिनों में पड़ सकता है, इस पर भी लगातार बात होती रही है। खुद वित्त मंत्री ने माना कि औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से नवंबर और दिसंबर बेहतर नहीं रहे। दिसंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 0 से 0.4% नीचे रही, जो 4 महीने का निचला स्तर था। घरेलू उपभोक्ता उपकरण बनाने वाले उद्योगों की हालत और खराब रही। उधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दिसंबर में बीते साल के मुकाबले 18% से ज्यादा की कमी देखी गई। रियल एस्टेट क्षेत्र में भी गिरावट नजर आई। लेकिन काला धन इतना बड़ा मुद्दा था कि इसके पीछे मानो सारी चीजें बाकी पीछे कहीं छूट गईं। लेकिन अर्थव्यवस्था को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में अर्थव्यवस्था समझने के लिहाज से आज आए जीडीपी के आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। वैसे आरबीआई पहले ही जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा चुका है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है। आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का असर पड़ने का संकेत दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण भी विकास की इस रफ्तार में कटौती कर चुका है। आज वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के विकास दर के आंकड़े आए। बीती तीसरी तिमाही में विकास दर 7% रही है, जबकि इसी वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.4% रही थी और पिछले साल की तीसरी तिमाही में 7.2%, यानी दूसरी तिमाही के मुकाबले 0.4% की गिरावट है, जबकि बीते साल की तीसरी तिमाही के मुकाबले 0.2%। वैसे माना जा रहा है कि आंकड़े अनुमान के अपेक्षाकृत बेहतर हैं, जो 6.1% का था। ताज़ा आंकड़ों में बताया गया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर 7.1% रहेगी। इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। अनुमान है कि कृषि क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत बेहतर होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिहाज से इस बार 7.7% का इजाफा देखा जा रहा है, जो पिछली बार 10% के पार था। प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफे का अनुमान है। पिछले साल के 94,000 प्रति व्यक्ति के मुकाबले 1,03,000 प्रति व्यक्ति आय रहने का अनुमान है। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था वाकई बेहतर नहीं कर रही है या कर रही है, खासकर तब जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.1% की रफ्तार से आगे बढ़ रही हो? तो हमारे जीडीपी के इन आंकड़ों का क्या कुछ मतलब है? जब एशिया के उभरते मुल्कों की विकास दर 6.4% के आसपास हो, तो हमारे जीडीपी के इन ताज़ा आंकड़ों का क्या कुछ मतलब है? क्या विकास दर के अनुमान में ये कटौती सिर्फ अर्थव्यवस्था से जुड़े एक आंकड़े तक सीमित है या इसके कुछ और मायने भी हैं? क्या इसका असर रोजगार पर भी पड़ रहा है? क्या इसका असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ रहा है, खासकर रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के दावों के बीच? क्या आने वाले दिनों में हालात फिर से पटरी पर आ जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश लोकमंच के इस पहले दौर में। तीन खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार राजेश रपरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है राजेश सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक मामलों के जानकार, बैंकिंग क्षेत्र के जानकार मुकेश मोहन गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रही है एक और खास मेहमान डॉक्टर अनुश्री सिन्हा जी। आप सीनियर फेलो हैं NCAER की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज जब आंकड़े जारी किए गए तो किस तरीके की तस्वीर सामने आई, आइए एक बार देख लेते हैं। GVA has come in a little lower than what we had predicted at the time of the first advance. It is now being projected at 6.7%. But the reason why GDP has maintained is the reduction in GVA has been compensated for by improved estimate in net indirect taxes, both on account of an increase in indirect taxes over April to December as against April to November, and in subsidies which come in much lower this year, principally on account of the fact that at the time of the first advance, we were still working with budget estimates of subsidies. As you have seen the budget documents, now the revised estimates of subsidies are available,
and they show a much tighter compression than was provided for in the budget estimates. Both of these show a negative, since the subsidies show a negative growth and taxes show a significant positive growth, the GDP growth has been maintained. तो आपने सुना किस तरीके की स्थितियां रही हैं और नोटबंदी का क्या वाकई कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है। पहला सवाल राजेश सर आपसे ही, आज जो ये तमाम अनुमान और आंकड़े आए हैं किस तरीके से आप देखते हैं, क्या वाकई हम बेहतर कर रहे हैं या नोटबंदी का किसी तरीके का असर, व्यापक असर यहाँ नजर आता है? देखिए, जहाँ तक नोटबंदी का असर है वो तो इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जितनी आशंका थी जी बाकी सेक्टरों में, बाकी इकोनॉमिस्ट में, वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है। लेकिन ये थर्ड क्वार्टर रिफ्लेक्ट नहीं होती है, मतलब ये अच्छी बात है या ये कहीं चिंता की बात है? है? जो आया है जी, इसमें जो प्रोजेक्शन है पूरी साल के लिए, उसके लिहाज से देखें जी तो ये अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि सारे प्रोजेक्शन मिला के हम एवरेज निकालें तो वो 6.7 और 6.5 बैठता है करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, भारत सरकार का या रिजर्व बैंक का, आदि आदि जो बाहर के भी प्रोजेक्शन है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो फिगर आई है जी, उसमें जो पहले फिगर थी उससे क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर की, इस क्वार्टर से भी गिरी है। हाँ, जबकि इस क्वार्टर में गिरने नहीं चाहिए थी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो फसल का प्रभाव आना था वो इस क्वार्टर में आया है, दिवाली फेस्टिव सीजन का, तो इस लिहाज से इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रोथ इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो आउटपुट आया, जो पिछले साल से बेहतर था, इस साल और बेहतर होने जा रहा है। तो खरीफ की फसल का इस पे असर दिखाई देता है, और जिसकी वजह से मेरे हिसाब से ये ठीक है। दूसरा बात यह है कि जो फिगर है इसमें बहुत से ट्रांजैक्शन जीडीपी में दर्ज नहीं होते, जैसे शादी विवाह का जैसे सीजन था वो इससे अफेक्टेड हुआ। ठीक है, उसमें जो शादियों के ट्रांजैक्शन हैं वो ज्यादातर कैश में होते हैं जी, और कैश में भी नंबर 2 में होते हैं। इसमें कोई कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, शादी में 40 to 60% जो पेमेंट्स हैं वो सब ब्लैक मनी से और ब्लैक में होते हैं, उसमें कोई रसीद तो उसकी झलक यहाँ नहीं दिखती तो उसकी झलक उसमें नहीं दिखती है। लेकिन उसकी झलक जो है रियल आय जो होती है और रोजगार होता है उस पर जरूर पड़ती है। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट से बाकी जनजीवन कैसा है, उसकी तकलीफें क्या है, उसका आय का स्तर क्या है, अब जीडीपी की जो कथा सामने आती है उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि जीडीपी इस देश में जो आर्थिक कंडीशंस हैं जी लोगों की, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। अनुश्री, आप किस तरीके से देखते हैं ये 7% तीसरी तिमाही, क्या हमारी रफ्तार सही है या नीति निर्माताओं के लिए कहीं चिंता की बात है? सिर्फ नीति निर्माताओं के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जो इन आंकड़ों से कहीं जुड़ते हैं। हाँ, पहली बात तो ये है, आप इसको नेचुरली आप इसको रिलेटिव टर्म्स में ही देखेंगे, जो आपने पहले ही बताया है कि लास्ट ईयर ये 7.4 था और इस हिसाब से हम अभी 7 देख रहे हैं। इसी में एक आपका 0.4% का डिसेलरेशन है। ठीक है, तो एक तरीके से तो ये इम्पैक्ट है ही है। ऊपर से आप जो कह रहे हो इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है ये देख रहे हो आप, बट जो डिमोनेटाइजेशन है इसे ये बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत तरीके के इन सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आप इतना जल्दी तो देख नहीं पाओगे। तो इसी से हम जब तक हमें पूरा डेटा हमारे सामने ना हो, ये हमारे तरफ से बहुत जल्दीबाजी होगी इसके तरीके बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए। जी, पिछली तिमाही में 7.2% के आसपास, पिछले साल की तीसरी तिमाही में 7.2% के आसपास थी। इस साल की दूसरी तिमाही में 7.4% के आसपास थी। 0.4% अगर किसी क्वार्टर में विकास दर कहीं थमती है, कम होती है, तो क्या इसका बहुत ज़्यादा कुछ मतलब होता है, व्यापक मतलब होता है? थोड़ा दर्शकों के लिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है कहें कि 0.4% ही तो है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप किस में देख रहे हो? आप 7 टोटली तो आपका 7% ग्रोथ, 7.4% ग्रोथ, उसमें से 0.4% या 0.2% इसमें तो ये एक इम्पैक्ट है, और वो भी 3 क्वार्टरली में। जी, सो इट इज सब्सटेंशियल, मैं ये कहूँगी। 0.4% वाकई बहुत व्यापक प्रभाव छोड़ती है क्या राजेश जी? मैं आपके पास आता हूँ फिर गुप्ता जी। देखिए, जितना मेरे हिसाब से इस बार कोई ऐसे फैक्टर नहीं थे जी, अभी हम नोटबंदी को माइनस कर दें कि हमारी ग्रोथ रेट गिरने चाहिए थी। पिछले साल तो सूखे, जो पिछले हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो सूखा भी था देश में। ठीक है, आप कृषि की आपकी ग्रोथ रेट अच्छी आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब नोटबंदी का ही ये असर है, यदि मान लीजिए नोटबंदी नहीं होती तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कहीं की कहीं होती और ज्यादा। थर्ड क्वार्टर में तो बहुत 7.8 और 7.6 के आसपास आना चाहिए। जो मेरा सवाल था सर, दर्शकों की जानकारी के लिए, 0.4% की कमी
क्या वाकई व्यापक प्रभाव छोड़ती है? बिल्कुल इसलिए छोड़ती है क्योंकि इससे जो तमाम सेगमेंट में जो आय है वो प्रभावित होती है जी। और इसका इम्पैक्ट जहाँ कम आय है वहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ ज़्यादा आय है वहाँ कम होता है। इस लिहाज से आप इसको देखेंगे तो 0.4% का मतलब ये हो गया कम से कम 60-70 हज़ार करोड़ का एक क्वार्टर में आपको लॉस हुआ है। ठीक है, ठीक है। गुप्ता सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा सर, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े भी आंकड़े हैं। इस बार कहा गया है कि 7.1% के आसपास इस बार की स्थिति रही है मैन्युफैक्चरिंग की, जो पिछली बार 10% के आसपास थी। कैसे आप देखते हैं, 7.7% है इस बार, माफ़ कीजिए, कैसे आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार को? क्या आपको लगता है हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नोटबंदी का असर मैन्युफैक्चरिंग पर है, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सीधे तौर पर रोज़गार पर है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़रूर हम जो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हो पाया। मेक इन इंडिया भी हमारी स्कीम आई, वो लॉन्च की, पर शायद वो उतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि ये 0.4% जो ये कमी हुई है, इससे कोई हमें बहुत आम जनता को कोई फ़र्क पड़ा है। जो दर्शक आज हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने लोग एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के, और जिन लोगों को नहीं पता होगा कि ये जीडीपी के कोई रिजल्ट आए हैं, ये डिटेल्स आई हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ा है आम जनजीवन को, मुझे नहीं लगता। क्या पड़ता है यही समझाने की कोशिश है आप लोगों के साथ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि देखिए क्या है कि आज अगर आप उनका जो रिजल्ट आए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जी। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी हुई है। एक बात, जो आदमी की पर कैपिटा इनकम है उसमें भी 10% का इंक्रीज हो रहा है। तो आम जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ बड़ी जरूरी है। तो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ है, अगर हर आदमी की इनकम बढ़ रही है, तो एक आम आदमी को उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क या चिंता करने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। और अगर देखिए देखा जाए इंडिया को, अगर देखा जाए इसको आइसोलेशन में ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हमारी ये जो ग्रोथ है वो 0.4% कम हो गई या 0.2% ज़्यादा हो गई। ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड है। हाँ। चाइना को हम मानते थे कि सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है, चाइना सबसे तेज गति से चल रही है। उसकी भी अगर दिसंबर के अगर आंकड़े देखे जाए तो वो 6.8% है। तो क्या ये माना जाए कि चाइना हमसे पीछे चल रहा है? तो अगर ग्लोबल एक इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो इकोनॉमी का जो वॉल्यूम है उसमें वो ठीक है, आपका ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो अगर 6.8% से भी आगे बढ़ रहा है तो भी आप मान लीजिए कि वो हमसे कहीं आगे। सर वो बेस की आप बात कर रहे हैं, पर पहले तो वो उनकी ग्रोथ पहले ज्यादा थी ना, तो उनकी ग्रोथ भी काफी कम हुई है। तो अगर उनकी ग्रोथ कम हुई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया कोई अलग नहीं है। हमारे भी इंपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, और दूसरा ये जो डिमोनेटाइजेशन है इसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो है हमारी लाइफ में, क्योंकि पैसा नहीं था। लेकिन जैसा अनुश्री जी ने कहा कि देखिए केवल इन 3 महीने के आंकड़ों के आधार पर किसी नतीजे पे पहुंच जाना जल्दबाजी होगी, इसको आगे भी देखना होगा। क्या आप मानकर चलते हैं कि जब चौथी तिमाही के आंकड़े आएंगे तब भी उसमें कुछ नोटबंदी का प्रभाव दिखेगा, या अब तक आते आते स्थितियां सुधर चुकी हैं, सब कुछ अपेक्षाकृत ठीक होगा? कैसे देखते हैं जानकार के तौर पर? नहीं, अभी इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा शायद इसको ठीक होने में। लेकिन जैसे जो गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स हैं, अगर जीएसटी हमारा टाइम से आ जाए, तो जीएसटी अगर टाइम से आ जाए तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी तेज़ गति से चलने लगेगा। कुछ और रिफॉर्म्स हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी एक्ट आया है, कोड आया है हमारा, उसके जो फंसे हुए कर्ज हैं, जो एनपीए हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर वो एनपीए की समस्या हमारी थोड़ी दूर हो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी एक्ट का जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन हो, जो शुरू हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट है ये हमारी, ऐसा मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, लेकिन इसमें जरूर पटरी पर आ जाएगी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे राजेश जी? देखिए, जो उसकी बात है डायरेक्ट टैक्सेस के ग्रोथ की, उसमें आपको ध्यान देना ये पड़ेगा कि एक्साइज जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कितना है। पिछले साल आप देखेंगे लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़े हैं, ठीक है, और उसमें लार्जली जो कंट्रीब्यूशन है वो पेट्रोलियम सेक्टर का है। ठीक है, लेकिन तो इसमें कहीं नोटबंदी का डर तो नहीं है टैक्सेस के कलेक्शन को बढ़ने में? उसमें अच्छा बढ़ा है, ये नहीं कह रहा कि नहीं बढ़े हैं, बल्कि डायरेक्ट टैक्स भी बढ़े हैं इस दौरान। डायरेक्ट टैक्स इसलिए बढ़े हैं कि पिछले साल जो डिस्क्लोजर स्कीम्स वगैरह थी उसका रिफ्लेक्शन है। तो इसमें अच्छी बात जो है इकोनॉमी के लिए वो ये है कि लगातार जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो बढ़ रहा है, और बहुत तेजी से बढ़ा है। ये 17% की ग्रोथ, 18% की ग्रोथ, इस बार तो 24% की ग्रोथ उसमें है बजट में। उसके मूल में क्या तो वजह आपको नजर आती है? उसके लिए लिहाज से उसका इम्पैक्ट यदि हम इकोनॉमी में देखें तो मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव फैक्टर है, वो शुभ संकेत। हाँ, वो शुभ संकेत है, क्योंकि जितना आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो कह रहे थे, पहली बात तो ये है कि जो हम शुभ पॉजिटिव थिंग्स देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में स्पेशली अगर बात करें, पर कैपिटा इनकम की एक आंकड़े लेकर हम आम आदमी के लिए कुछ कह नहीं सकते। ठीक बात है, क्योंकि
ये जो पर कैपिटा है इट विल सी ए क्लस्टर। अगर कुछ रिच आदमी फिर ज़्यादा रिच हो रहे हैं और पोर थोड़ा सा कम पोर हो रहे हैं, उसमें फिर ये पर कैपिटा जो खेल है इससे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये तो आखिरियों को बाजीगरी है। इसमें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां पर कैपिटा इनकम 48,000 है, हम यहाँ 1 लाख के पार जा रहे हैं। हाँ, मतलब क्या समानता है इसमें? तो कोई उससे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन और एक चीज़ है, अगर हम कह रहे हैं कि 0.4% इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, और नेचुरली दूसरे देशों में भी है कुछ इश्यूज, लेकिन हम अपने देश की ही रिलेटिव बात अभी कर रहे हैं कि हमारे देश की ग्रोथ के रिलेटिव टर्म हम कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ अभी कहना चाहूँगी कि इंसॉल्वेंसी के इशू आपने उठाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, और सब हमने स्टेट्स में जाके इस सब चीज़ों के अभी आंकड़े लिए। कल ही मेरा वर्कशॉप था, तो उसी में हमने देखे कि ये जो चीज़ें हैं इसके कुछ भी अभी ग्राउंड पे है ही नहीं। नवंबर 2016 में ये जो है रूल आ रहे हैं, अभी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसको आने में बहुत देर है। तो ये और एक चीज़ है, हम जो देखते आंकड़े इसमें हम सारे एक साथ नहीं देख सकते। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, ये आप लोग काफ़ी लोग इवन जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और जो जॉब लॉसेस है, अगर आप स्टेट टू स्टेट जाएंगे, हम दिल्ली में बैठ के तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, और यहाँ भी कुछ लोग अभी बिहार यूपी वापस जा रहे हैं। और लेकिन राजस्थान के कुछ केस स्टडीज़ में देख रही थी इसी बीच में, उसमें हमने देखा कुछ स्टडीज़ है जो मैं अभी इमीडिएटली कह नहीं पा रही हूँ। 24% ऐसे जगह में 24% जॉब लॉस हुआ है। हुआ है। गुप्ता सर, आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? सर, आप तो खुद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लगातार ये माना जा रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग में देखिए गिरावट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी प्रभावित हो रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका लड़खड़ा रहा है, रियल एस्टेट में गिरावट देखी जा रही है। क्या ये जो 7% का आंकड़ा आता है, क्या इसमें वो जो रोजगार कम हुआ है, अगर हुआ है तो क्या उसकी कहीं झलक है? देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करी मैडम ने, थोड़े समय के लिए समस्या, जैसे सरकार भी कह रही है, मोदी जी कहते हैं कि थोड़े समय का पेन है और अल्टीमेटली इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों है? क्योंकि हम उनसे खरीदते ही नहीं है। गलती हमारी, हम उनसे खरीदते हैं तो कैश में खरीदते हैं। जैसे सर ने कहा कि भाई शादी का ज़माना है तो 40% 50% तो कैश में खर्च कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएं तो ये जो पैसा जो कैश में खर्च हो रहा है ये चेक से खर्च होगा, तो ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी। जहां तक आपने कहा डर की बात है, जो था सर वो ये कि क्या इस ग्रोथ के आंकड़े में कहीं रोजगार की झलक भी है, या रोजगार कहीं छूटा हुआ है? हम सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जैसे यूपीए 2 में हम करते थे। नहीं, देखिए, जब ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइज्ड सब चीज़ें होंगी, तो रोजगार अगर थोड़े समय के लिए कुछ समस्या अगर है भी, ठीक है, तो लेकिन आपको लगता है समस्या है? कुछ एक जानकारी मुझे मेरी जानकारी में कोई ऐसी समस्या नहीं आई। जो हमने एमएसएमई सेक्टर से बात करी, ऐसा कोई मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया कि लोगों के रोजगार छूट गए हों या लोग नौकरी से निकाल दिए गए हों। कहीं इक्का दुक्का, देखिए क्या होता है, कहीं इक्का दुक्का छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे भी चलती रहती है। कभी किसी का बिजनेस अच्छा होगा। आज की तारीख में भी देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप अपने चैनल में भी देखते होंगे और जो दर्शक हैं जिनकी कंपनी है वो भी देखते होंगे, स्किल्ड लेबर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आज भी हम कोई अच्छा समझदार स्किल्ड आदमी ढूंढना चाहें, चाहे वाइट कॉलर में चाहे ब्लू कॉलर में, वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज भी लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, जो स्किल्ड हैं, उनको नौकरी की आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत संक्षेप में, हाँ, नहीं, संक्षिप्त में कहना चाहती हूँ कि ये ऐसे हम अगर कहते कि वो टेम्पररी इम्पैक्ट है, लेकिन जो हम जिस सेक्टर के बारे में हम बात करें वो डे टू डे इनके लिए इश्यूज है। अगर डे वेजर को आज नहीं मिला, कल नहीं मिला काम, तो उनके चूल्हा कैसे चलेगा? हाँ, चूल्हा कैसे चलेगी? और नॉट ओनली दैट, जो कॉस्ट उन्होंने दिया है वो लाइन पे खड़े होके, जो काम के टाइम था वो लाइन पे खड़े होके टाइम दिए। तो ये जो हम उनसे जो हम मांग रहे, उनका सेक्रीफाइस जो मांग रहे, उनका जान तो नहीं मांग रहे। ठीक है, एक चीज मैं अब राजेश जी आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर, और क्या उसका इन आंकड़ों से वाकई कुछ मतलब है? मैं आपको बता रहा हूँ, आईटी सेक्टर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्किल्ड जगह है जी। इस साल जो आंकड़े आ रहे हैं और कंपनियों की जो दशा है, वहाँ छटनी हो रही है। क्यों? वहाँ इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं। इंक्रीमेंट का लेवल जो है, जो वहाँ 10-15% रहता था, वो घट के 6% रह गया। बोनस रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक्साइज जो है वो रियल वो नहीं हो सकता। आप कस्टम ड्यूटी देखिए, हमारा करंट अकाउंट क्या है, इंपोर्ट कितने बढ़े हैं या घटे हैं, एक्सपोर्ट घटाया, ये रियल इकोनॉमी को नापने वाली चीजें हैं। वहां से हम पता कर सकते हैं हमारी आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं झलका देता है या कम हुई हैं। लेकिन सर एक सवाल इससे जुड़ा, ये
जो आपसे मैं समझना चाहूँगा बहुत संक्षेप में, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार 3.1% हो, तब भी अगर हम एक तिमाही में 7% के पार आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या तब भी हम स्थितियाँ बेहतर नहीं हैं हमारे यहाँ, या हम ये कह सकते हैं कि हम अपेक्षाकृत अभी भी बेहतर हैं? क्या बहुत ज़्यादा निराश होने की जरूरत होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ सारे पॉजिटिव फैक्टर अर्थव्यवस्था में आ गए थे। बीच में एक एब्रेशन हुआ नोटबंदी का, अब ये कैसे शेप लेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज आप देखें बाकी फैक्टर्स को देखें तो सब पॉजिटिव में थे। ये बीच में ब्रेक लगा, ठीक है, वो फिर कैसे रिवाइव करते हैं, कैसे शेप लेते हैं। अन्यथा भारत का देखिए कलेक्शन बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रुका हुआ है, गवर्नमेंट का जारी है, प्राइवेट सेक्टर का रुका हुआ है। जैसे ही डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट जब भी हो सकती है जब लोगों की आय बढ़े। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से पार जाना ये देखिए हिसाब जोंका तो कुनवा डुबा के वो वाला हिसाब है। हाँ। प्रति व्यक्ति आय से कुछ पता नहीं चलता, कितने लोगों की कितनी बढ़ गई, लाखों करोड़ों अरबों में। हाँ। कुछ लोगों की बढ़ी नहीं। हिंदुस्तान में मोटा मोटी अनुमान दिए 25,000 परिवार है, उसमें से परमानेंट 6 करोड़ परिवार आपके गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जब तक नीचे वालों की आय नहीं बढ़ेगी, जब तक एक जिसे कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ठीक है, हम एसडीजी पे भी काम कर रहे हैं और किसानों की आय दोगुना करने पर भी काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन सर चौथी तिमाही अपेक्षाकृत बेहतर हो, इस दिशा में सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो कदम अब तक उठाए गए हैं, क्या उससे आप संतुष्ट नज़र आते हैं और क्या कहीं कुछ आशावादिता की झलक नज़र आती है कि अपेक्षाकृत हम बेहतर कर सकेंगे, या ये जो चुनौती है ये लगातार अभी चौथी तिमाही में भी दिखने वाली है? नहीं, देखिए मैं तो बहुत आशावादी हूँ और उसके कुछ रीजन में बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि जो टैक्स का जो कलेक्शन हुआ कहीं वो डर की वजह से नहीं हुआ, मैं कहता हूँ होना चाहिए, डर होना चाहिए। आदमी के पास ऑडी गाड़ी है और वो इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करता, उनको डर होना चाहिए। लोगों के पास मर्सिडीज कार है, घर है 3-4, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करते। उनके मन में ये डर होना चाहिए कि भैया अगर सरकार ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया तो 48,000 ही है बस। नहीं तो यही तो बात है, तो वो डर होना चाहिए ना। क्या ये सही खबर है? मतलब इतने लोग हैं तो बहुत ज़्यादा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो टैक्स नहीं भरते। और जीडीपी कैसे बढ़ेगी? अगर सबकी ये इंक्लूसिव कंट्रीब्यूशन होगा तभी हमारा जीडीपी बढ़ेगा। और जहाँ तक जैसे मैडम ने कहा कि जो इंसॉल्वेंसी एक्ट नहीं आया, इसमें ऑलरेडी काम चल चुका है, 11 बेंचेज बन चुकी हैं, 11 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बहुत सारे केसेस अभी रजिस्टर्ड होने की लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये इंसॉल्वेंसी है, जीएसटी है, और अगर ये जो हमारा इनकम टैक्स का जो बेस है वो बढ़ जाएगा, जिसकी बहुत उम्मीद है। क्योंकि अब अगर आप वैसे देखिए, आप अपने आसपास देखिए, जो लोग अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे, शायद वो भी अब सोचने लगे कि नहीं यार ठीक है, हमें अपनी रिटर्न जरूर फाइल करनी है। और उसके लिए सरकार ने टैक्स भी कम किए हैं, 5% टैक्स भी लेके आए हैं। अनुश्री जी, एक चीज़ मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूँगा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, लगातार ऑटोमोबाइल की बात हो रही है, यानी रोजगार की भी बात हो रही है कहीं ना कहीं। क्या उसको बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, या आपको लगता है कि ऐसे कोई प्रयास अभी नहीं हो रहे हैं कि चौथी तिमाही में कम से कम रोजगार परक जो सेक्टर हैं वहाँ स्थितियाँ सुधर जाएं? नहीं, 4th क्वार्टर में सुधर जाए ये ऐसे तो हम नहीं कह सकते, बट फ्यूचर में कदम तो ले रहे, मेक इन इंडिया हो रहे, एंड और भी है सरकार की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, उसमें हो सकता है। बट ये जो प्रोग्राम्स है ये मुझे जो लगता है ये इंक्लूसिव नहीं है। ये जो है स्मॉल, एक छोटा सा जी, बहुत संक्षेप, बस बहुत एक सबसे बड़ा सेक्टर शायद हम बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अपने दिल्ली में देख लीजिए या पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए, मतलब जहां भी देखते हैं हर तरफ या तो सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, वहां पर भी तो सब लेबर रोजगार वहां पर भी तो आ रहा है। ठीक बात, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर संक्षेप में? इसमें जो मेरी तरफ से आने वाले समय में यदि जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, यदि सरकार ने जो 2 योजनाएं शुरू करी हैं, मुद्रा और स्टैंड अप, यदि ये धरती पे आ जाएं, इनका जब प्रभाव आना शुरू होगा तो मुझे लगता है रोजगार की समस्या भी सुधरेगी इससे और आय की समस्या भी सुधरेगी। ठीक है, तो जो विकास दर का अनुमान है उसमें कुछ कमी देखी जा रही है, कुछ गिरावट देखी जा रही है, उसके अपने कुछ पहलू हैं। नोटबंदी उसमें एक बड़ा पहलू है, लेकिन यहाँ आशावादिता की झलक भी है। आने वाले दिनों में स्थितियाँ सुधरेंगी अपेक्षाकृत, ऐसी उम्मीद दिखती है, बशर्ते जो कार्यक्रम, जो अभियान, जो योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही हैं उनका ज़मीनी स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन भी हो सके। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर की। खबर बैंकों से जुड़ी है, तुरंत हाजिर होता है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकमंच के इस दौर में अब बात महंगी होती बैंकिंग लेन देन की। तो ताज़ा खबर के मुताबिक 1 मार्च से बैंकों की वित्तीय लेन देन महंगी होने जा रही है, खासकर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के खाता धारकों के लिए। अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं और महीने में बार बार पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं तो 5वें ट्रांजैक्शन पर आपको 150 रुपये टैक्स के तौर पर देना होगा। बैंक से नगद निकासी की सीमा को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। वैसे इसी से जुड़े एटीएम के संदर्भ में आरबीआई के कुछ पुराने नियम हैं, जिनके मुताबिक 5वें ट्रांजैक्शन से 20 रुपये चार्ज के तौर पर देने पड़ते थे। इसके तहत दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में दूसरे बैंक के एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन फ्री थे, जबकि दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री थे। इन बैंकों के इस नए फैसले को नोटबंदी के बाद शुरू हुई कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से देखा जा रहा है। 8 नवंबर को हुए नोटबंदी के बाद से ही सरकार का जोर कैशलेस व्यवस्था का रहा है। वैसे फिलहाल इन बैंकों द्वारा शुरू किए गए इस नियम के भी खासे मायने हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2.25 लाख के आसपास एटीएम हैं। अगर सिर्फ एटीएम की बात करें, जिनमें राष्ट्रीय बैंकों के 30% एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि निजी बैंक के 80% एटीएम शहरों में हैं। इन 3 बैंकों की ही बात करें तो एचडीएफसी का करीब 3 करोड़ 70 लाख उपभोक्ता आधार है, जबकि एक्सिस बैंक का करीब 2.25 करोड़। उधर आईसीआईसीआई के डेबिट कार्डों की ही संख्या तकरीबन 3.5 करोड़ के पार है। यानी कुल मिलाकर ये खबर 9-10 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है, अगर वो महीने में 5 बार किसी भी तरीके की वित्तीय लेन देन बैंक के साथ करते हैं। वैसे भारत में कैशलेस व्यवस्था की तस्वीर को समझें तो हमारे यहाँ सिर्फ 2% लेन देन कैशलेस होते आए हैं। सिर्फ 2%, यानी 98% वित्तीय लेन देन नगद ही होता आया है। कैशलेस व्यवस्था आधारित देशों पर नजर डालें तो 61% के साथ सिंगापुर पहले नंबर पर है, जबकि 10% के साथ चीन 15वें नंबर पर। हमारे यहाँ सिर्फ 2%। ऐसे में भारत में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देना वाकई बड़ी चुनौती है, खासकर तब जबकि सिर्फ 73% भारतीयों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जबकि 83% वयस्कों के पास स्मार्टफोन नहीं है। यकीनन काफ़ी काम करना बाकी है। वैसे नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिहाज से काफ़ी काम हुआ भी है। अलग अलग मोबाइल ऐप लॉन्च हुए हैं, लकी ग्राहक योजनाएं चलाई गई हैं, डिजिटल पेमेंट करने पर आर्थिक छूट भी दी जा रही है। ऐसे में एटीएम से या बैंकों से होने वाली महंगी इस नगद निकासी के क्या कुछ मायने हैं, ये समझने की कोशिश लोकमंच के इस दौर में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मुकेश मोहन जी से। सर, ये 150 रुपये कब लगेंगे, क्यों लगेंगे? देखिए, डीमोनेटाइजेशन का असली पर्पस क्या था कि जो डाटा है वो सारा का सारा सरकार के पास आ जाए, एक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, और वो तभी हो सकता है जब हम डिजिटल इंडिया की तरफ चलेंगे, मतलब ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो। तो मेरा तो हमेशा बहुत समय से मानना है, और मैंने काफ़ी फोरम से बात कही भी है कि होना ये चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रहे हैं उनमें कुछ हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए, और जो ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे हैं उसमें कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम डिजिटल वो 2-3% पे अटके रहेंगे, हम पूरी तरह से डिजिटल नहीं हो पाएंगे। और ये जो 150 रुपये की बात आपने की, देखिए ये 3 अभी प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने किया है, और किसी भी और प्राइवेट सेक्टर में अधिकतर जो ब्रांचेज हैं उनकी शहरों में है, और उनके जो उपभोक्ता हैं वो अधिकतर उपभोक्ता कौन है? अधिकतर उपभोक्ता वो हैं जो आईटी कंपनी में जॉब करते हैं या जो सर्विस सेक्टर में है, वो ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि उन्हीं से कैश ट्रांजेक्शन की बात है। अदरवाइज तो कंपनीज को कैश ट्रांजेक्शन की बहुत ज़रूरत नहीं होती। वो लोग, मेरा ये मानना है कि वो लोग कैश में ट्रांजेक्शन ना पहले करते थे और ना आप अब करते हैं, ना आगे करेंगे। फिर इस नियम की जरूरत ही क्या? नहीं, पर क्या है, इस नियम की जरूरत इसलिए है कि सारे तो वो नहीं हो सकते ना, और जब डिजिटल को हमें सबको इंक्लूसिव सबको लाना है डिजिटल मोड पे, तो केवल उन लोगों के होने से तो काम बनता नहीं है। लेकिन वो डिजिटल मोड पे लाना और 150 रुपये चार्ज वसूलना, इन दोनों का लिंक क्या है सर आपका? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए अनुराग जी, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ गई और वो रोज हर 5वें दिन कैश निकालने लगा, तो डिजिटल का मतलब क्या? डिजिटल का मतलब ये है कि भाई आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वो भी छोड़ दीजिए, अब आपके पास भीम है। आने वाले समय में आपका अंगूठा आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होगा। आप जाइए, बाजार जाइए,
आपके पास बहुत सारे जो वैलेट हैं वो मौजूद हैं, अगर आप फिर भी कैश निकालते रहेंगे फिर तो आप अपने एम्प्लॉयर से कैश सैलरी लीजिए और कैश में खर्च कर लीजिए। दूसरी बात, 4 या 5 ट्रांजेक्शन आज भी फ्री हैं कैश निकालने में बैंक से। ये जो ट्रांजेक्शन है ये एटीएम वगैरह की नहीं है, ये ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं डिपॉजिट में बैंक से या विड्रॉल में। तो अगर एक हफ्ते में एक बार भी कैश निकालें तो 4 बार निकालेंगे, 4 तक तो वैसे ही फ्री है, और कितनी बार आदमी कैश निकालेगा। अगर किसी की आदत ये पड़ गई कि यार वो तो रोज पैसे जमा करेगा बैंक में, बैंक से निकालेगा, देखिए बैंक से पैसे जमा करने में निकालने में उनकी भी कॉस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, डिजिटल इंडिया में हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर हम रोज ये करते रहें कि बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जमा करना और पैसा निकालना सर, ये भी तो बैंक के रिकॉर्ड में आ ही रहा है, ये भी तो उस डिजिटल नेटवर्क के दायरे में आ ही रहा है कि अनुराग दीक्षित ने कब कब पैसे निकाले और कब कब पैसे जमा किए। नहीं, बात खाली दायरे में आने की नहीं है, जब एक बार उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, देखिए पैसा क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, किसी मेरे अकाउंट में, का लिंक मुझे अभी तक समझ में नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा कहाँ से, नहीं वो इसलिए है क्या है कि कोई वो तो बैंक पेनल्टी से पैसा निकालना बंद कर दे, कोई तो पेनल्टी, कोई तो कहीं तो उसको, अगर हम बात करते हैं कि भाई उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए डिजिटल इंडिया से, ये तो हम बात करते हैं, और इसके लिए सरकार बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि कुछ इनाम की स्कीम ला रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को इनाम मिल चुका। अगर हम ये कर रहे हैं तो जिनको मिल रहा है, तो जो कैश ही कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको रोकना तो पड़ेगा ना, उनको रोकने का कोई तो तरीका हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये 3 बैंकों ने शुरू किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी तो हमें ये दायरा शायद और बढ़ेगा। ये मेरा मानना है कि अभी तो प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए बैंकिंग, लेकिन क्या इसकी उल्टी तस्वीर भी देखने को मिलनी चाहिए आपके हिसाब से कि अगर मैं कैश निकालना या जमा करना कम करता हूं और मैं डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ता हूं तो क्या मुझे कुछ छूट भी मिलेगी? हमारे प्रोड्यूसर हैं वो पूछ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से हम कुछ अगर पेमेंट करेंगे तो क्या हमें कुछ राहत देंगे? वो कम से कम 3 बैंक को राहत देंगे, ये 150 रुपये हमसे वसूल रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल डिमांड एक जायज़ डिमांड है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें सरकार जरूर कुछ ना कुछ इसकी तरफ कोशिश कर रही है, और कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सर्विस इन्वॉल्व है। तो जो उनका कंज्यूमर बेस है सर, ये 9-10 करोड़ लोगों का है, अपने आप में बड़ी चीज़ है जी। लेकिन उन 9-10 करोड़ में अगर आप देखा जाए, अभी देखिए ये एक उनकी डिटेल आई है, अभी मुझे ये नहीं पता कि उन 9-10 करोड़ लोगों में से कितने लोग ये आखिर कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि उससे हर आदमी, जैसे मैंने कहा हफ्ते में 1 ट्रांजेक्शन कैश कर लो, आप कितनी बार निकालोगे? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी भी तो कॉस्ट है ना, उस आदमी के लिए भी कॉस्ट है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बैंक को कोई बहुत ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। देखिए क्या होता है, जो आदमी कोई जॉब कर रहा है, ये एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या मैं फिर बाकी दोनों पैनलिस्ट पर भी आता हूँ, क्या हम उन तमाम उपभोक्ताओं पर कहीं अतिरिक्त बोझ तो नहीं डाल रहे हैं? उन आंकड़ों का मैंने जिक्र किया जिसमें 73% भारतीयों के पास इंटरनेट नहीं है, 83% वयस्क ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि बैंक मत जाओ और आप कहते हैं कि आप डिजिटल पेमेंट करो, तो उसका जो माध्यम है वो स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, और वो उस तरीके की सुविधा अभी भी 70 से 80% आबादी के पास नहीं है। तो क्या हम करने क्या जा रहे हैं? तो अनुराग जी क्या आप समझते हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोग, पहली बात तो इंटरनेट की बात मैं बाद में करूंगा, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उतने एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो हर दूसरे दिन बैंक जाके कैश जमा करें और कैश निकालें? ऐसे संभव है? उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए ऐसा ऐसा नहीं है। वैसे गांव कस्बों में बैंकों में अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ लगती है, वहाँ पर सर वो इंटरनेट भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं। पर सर वो ऐसा भी नहीं है कि वो हर दूसरे दिन बैंक जाके पैसा जमा कर रहे हैं, फिर अगर 5 बार निकाल भी लिया। दूसरी बात इंटरनेट की बात है, ये नहीं मतलब कोई नई मुश्किल तो नहीं बढ़ने जा रही है उपभोक्ताओं के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जो आप बहुत ही रिमोट एरिया की बात कर रहे हैं, वो तो बेचारे अभी बैंक में ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, वो बैंक में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल नहीं रहे हैं। देखते हैं सर इस फैसले को, केवल 150 रुपए का ही मामला नहीं है, कुछ और भी नियम उसमें बनाए गए, कैसे आप देखते हैं? देखिए यदि ये केवल कैशलेस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए कदम है तो मुझे इसमें शंका पैदा होती है। क्यों? इसलिए होती है, आप एक ब्रांच में तो आप ये कह रहे हैं कि आप होम ब्रांच से निकालेंगे, लिमिट ये है, आप होम ब्रांच से नहीं निकालेंगे तो लिमिट ये है। अभी ये क्या चक्कर है? आप जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पहले ये बताया गया था कि भाई एटीएम आ जाएंगे, बैंकों की कॉस्ट घट जाएगी और उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। खूब एटीएम आ गए, 2 लाख से ज्यादा एटीएम, सारे ट्रांजैक्शन, यदि आप वो एटीएम खत्म कर दें तो सारे ट्रांजैक्शन कैश में होने लगेंगे। तो एटीएम से आपका बर्डन कम हुआ, आपका सैलरी बिल खत्म हुआ, लेकिन बैंकों के प्रॉफिट पर कोई असर नहीं आया। मुझे लगता ये है कि ये इस प्रकार के ये चुरकुट चार्जेस लेते हैं बैंक वाले, इससे बैंकों की दशा सुधरने वाली नहीं। ये जो कदम जो है 150 रुपए का, इससे कैश ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन मिलेगा नहीं मिलेगा, कम होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आए हैं, जो न्यूज़ है, ये थोड़ी अनक्लियर भी है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों सर? ये बेसिकली मुझे लगता है ये करेंट अकाउंट वगैरह हैं, उन पर लागू होगी। अभी आप ऐसे सोचिए, ये खबर को यदि आप
जो विड्रॉल की सीमा अभी आरबीआई की है उससे मिला के देखें जी, तो अंतर तो ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में अभी भी 13 मार्च तक जो लिमिट है वो महीने में 2 लाख की है, ठीक है, 1 लाख की, सॉरी 24,000 रुपये पर वीक, वो अभी भी लागू है। तो इनका ये ट्रांजैक्शन कैसे लागू हो जाएगा 1 मार्च से? ठीक है। तो मेरा आपका कहने का खबर में मतलब भी ये है कि स्पष्टता की ये जरूरत है। करेंट ओवरड्राफ्ट के लिए है। सेविंग बैंक में भी इतने लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, इसमें जमा निकासी दोनों शामिल हैं। इसमें ये भी क्लियर नहीं है, ये केवल कैश ब्रांच में जाके है, इसमें एटीएम वाले ट्रांजैक्शन नहीं शामिल है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये भी लग रहा है। मुकेश जी, एटीएम क्या इसमें शामिल होने चाहिए, होंगे, कुछ आपको अनुमान? देखिए, एटीएम की पहली बात तो ये केवल ये 3 बैंक्स के लिए ठीक बात बात है है। और उन बैंक की मैक्सिमम जो ब्रांचेज हैं वो शहरों में है जी। तो इसलिए छोटे लोगों से तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, क्योंकि ना छोटे लोगों का इनमें अकाउंट होता। अधिकतर छोटे लोग जो है वो अपने जो पब्लिक सेक्टर बैंक है शायद उनमें उनका भरोसा भी ज़्यादा रहता है, उनकी रीच भी उन तक ज़्यादा होती है। और किसी भी इसका ये नहीं है कि 150 रुपये से ये बैंक को 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन करके या 1000 रुपये कुछ कमाई हो करके जाएगी। कोई बैंकों का कमाने का मुझे नहीं लगता कि ये मतलब उनका इससे कोई उनका एनपीए या नहीं एनपीए का तो खैर इससे कोई मतलब ही नहीं होता, बट उनकी कमाई में भी प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। बट परहैप्स आई थिंक कि वो जो गवर्नमेंट की जो सोच है जी। वो उस लाइन पे चलने के लिए तैयार हो रहे हैं कि कैशलेस इंडिया बनाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर सरकार ने आपको कुछ इंसेंटिव देने शुरू करे तो अगर आप कैश निकालोगे तो हम आपको कुछ पेनलाइज भी करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा लोग ही इफेक्टेड ही नहीं ये होंगे। जो 150 रुपए की कमाई है तो बैंक को होगी सर, सरकार के खाते में तो कुछ जाएगा नहीं। जो सवाल था वो ये था कि उसी बैंक से जब हम दूसरी सेवाएं लेते हैं तो क्या वहाँ कुछ 150 रुपए की राहत भी मिलेगी जब हम कुछ डिजिटल पेमेंट के माध्यम से उसी बैंक की सेवा लेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट। उदाहरण के तौर पर। देखिए उसमें ना अनुराग जी, जब एनपीए तो इससे खत्म होना नहीं है, कमाई का जरिया है नहीं, तो एक सीएसआर जैसा क्यों ना हो जाए? नहीं उसमें उनकी कॉस्ट भी है। जैसे सर ने कहा कि भाई होम ब्रांच में या दूसरी ब्रांच में उनमें फ़र्क क्यों है। देखिए ऐसा होता है कि हमें पता है जिस ब्रांच में है उसमें कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने उसमें अकाउंट्स हैं, कितने ट्रांजैक्शन पर वीक या पर मंथ या पर डे करीब करीब होते हैं, उसी तरह से उसमें स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। अगर दूसरी ब्रांच वाले सब वहाँ पर आने लगे तो वहाँ पर वो स्टाफ अपने लोगों को भी सर्विस नहीं दे पाएंगे, दूसरों वालों को कैसे सर्विस दे पाएंगे। तो उसको डिस्करेज करने के लिए शायद ये थोड़ा अच्छा कदम है आपके हिसाब से। अनुश्री जी, आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक तो चीज़ आपने पहले जो कहे अनुराग जी कि उपभोक्ता के लिए क्या हो रहा है, हम उस तरीके से उनके कंज्यूमर्स के तरफ से अगर देखें, ये आप कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल उसके ऊपर लागू करते जा रहे हैं। एक तो कंट्रोल क्यों लगता है आपको? मतलब एक ऐसा नियम है जिसके जरिए फ्रीडम नहीं है ना, इस रास्ते से हटा के इस रास्ते पर लाने की कोशिश है। देखिए ये जो है आपकी पैसा है, पहली बात तो ये आपने खुद अभी कही है कि डिजिटल जो हमारा सिस्टम है और जिसमें हमारा पॉपुलेशन है उनके पास अभी तक वो सब टेक्नोलॉजीज है ही नहीं जो हमें नहीं, लेकिन जो मुकेश जी ने तर्क दिया वो उससे कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ कि ये 3 निजी बैंक अपेक्षाकृत शहरों में केंद्रित एक अलग क्लास है जो इनकी उपभोक्ता होगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर की, खासकर डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में वहाँ वो ऐसा लगता नहीं, हम मान के चल सकते। ठीक है, लेकिन आप अर्बन के ऊपर भी देखिए, अभी आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत सारी बात की है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अर्बन सेक्टर में ही होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन सेक्टर में ही डेवलप नहीं, वो तो इन बैंकों का खाता धारक होगा, तो नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो आप उनके लिए भी, तो मैं ये कह रही हूँ आपके ये जो डायलॉग है इसमें जो आप कह रहे हो कि एटीएम में ये चीज़ ठीक है कि नहीं है, एक तरीके से आप कंज्यूमर्स के ऊपर डाल रहे हो। आप कह रहे हो कि छोटे लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये टर्म भी नहीं यूज़ करना चाहूँगी, सॉरी, मतलब जो भी है गरीब लोगों के लिए आप कह रहे हो ये इनका दायरे में नहीं है। आपके हिसाब से गरीब लोग ही एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई के खाता धारक हैं, होते हैं, अकाउंट होल्डर, जनधन अकाउंट खुले फेल है अपने आप में कि वहाँ गरीब नहीं है, अब तो जनधन अकाउंट का उनका रिकॉर्ड है। आईसीआईसीआई तो माइक्रो फाइनेंस करते हैं, वो तो गांव-गांव में उनका अकाउंट का। ठीक है, तो मतलब पहले इस सोच को हटा दें हम लोग। हाँ, पहले तो ये सोच को हटाना चाहिए, पहली बात तो ये है। और सेकंड बात ये है कि आप एक तरीके से आप एक बेनिफिट देने की कोशिश करिए बैंक्स को, मतलब बैंक्स ठीक है, बैंक्स कह रहे हैं कि ये हम भी हमको हेल्प कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा कैशलेस हो एंड विल बी देयर फॉर चार्जिंग। वो बेचारे धरने में बैठे हैं, आज देश भर में हड़ताल हो रही है बैंकों की, वो कह रहे हैं हमारे वेतन भत्ते भी बढ़ाओ, मेहनत कर। नेशनलाइज नहीं, वो बात सही है कि वो कष्ट किए हैं, लेकिन ये जो कष्ट है वो 150 से नहीं भरपाई होने वाली इसकी।
एक तो ये नहीं भर पाएंगी, बट ये कष्ट किसने दिया है? ये कष्ट अपने कस्टमर्स के ऊपर, उपभोक्ताओं के ऊपर क्यों लागू कर रहे हो? मैं ये कह रही हूँ आपका जो फोकस है वो कस्टमर्स अगर है तो कस्टमर्स के ऊपर, और किसी कंट्री में तो ये उपभोक्ता हित इसमें कहीं है या उपभोक्ता हित नहीं है? नहीं, उपभोक्ता हित या अहित की बात नहीं है। मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कौन लोग होंगे जो एक महीने में 4 बार या 5 बार से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करेंगे। एक बार में 4 बार, एक महीने में 4 या 4 से ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे। भाई 4 ट्रांजेक्शन तो काफ़ी है। दूसरा क्या है जो आप बात कर रहे थे कि भाई वो क्यों नहीं करें कि वो अपना जाके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या भीम ऐप से या यूपीआई से उससे ट्रांजेक्शन करें। वो सारी सुविधाएं तो मौजूद है और उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी मिलने वाला है। और देखिए इससे क्या होगा, जब वो ट्रांजेक्शन करेंगे अगर डिजिटल मोड से करेंगे तो ये जो हम इनकम टैक्स बेस बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं वो भी होगा। आदमी जाता है कैश निकालेगा। सवाल था वो घूम फिर के वही आता है, क्या हमारी सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार है? तो कैसे होगा आप बताइए मुझे। अगर सिंगापुर में परसेंटेज इतनी ज़्यादा है तो क्या पहले दिन वो तैयार हो गए? अगर हम ये सोचे कि नहीं यार हम तो तैयार नहीं है तो हम तो डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो और जितने अगर डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं उनको भी खत्म कर देना चाहिए। भैया तुम भी कैश से कर लो, ये सब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब खत्म कर देते हैं। अगर हम एक बच्चा है वो पढ़ाई शुरू करता है तो उसमें मेहनत लगती है उसको, वो कहे यार ये मेहनत करना पड़ता है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, छोड़ो यार पढ़ाई करना बंद कर दो। क्या हम पहले डिजिटल पेमेंट के लिए वो जरूरी ढांचा तैयार करें या हम डिजिटल पेमेंट के लिए नियम का ऐलान कर दें? नहीं नाजी, मैं इस बात से शायद बहुत ज्यादा आपका एग्री नहीं करता। अच्छी बात है कि पहले हम कहें कि पहले तो पूरा हम एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दें। देखिए अभी आपने कहा कितने एटीएम है, 2 लाख, 2.25 लाख एटीएम है, भीम ऐप आ गया है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमारे चल रहे हैं, आरटीजीएस है हमारे, NEFT है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग उसके लिए तैयार हों, और अगर हम अपने आप से तैयार नहीं हो रहे तो कोई तो डंडा मार के कुछ तो करना पड़ेगा। राजेश जी एक सवाल आपसे सर, क्या जिस डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया जा रहा है, जिस कैशलेस व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी वो कितना ज़रूरी है, समाज के विकास के लिहाज से भी वो कितना ज़रूरी है, उसके जुड़े जो बाकी पहलू हैं उसको थोड़ा हटा देते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर वो कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं, अगर वो डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं तो वो क्यों करें, उससे क्या फ़ायदा है उनका या देश का? देखिए जहाँ तक कैशलेस या डिजिटल पेमेंट की बात है, ये सीधा 3-4 चीज़ों से जुड़ा हुआ। आपकी आय क्या है, आपकी शिक्षा क्या है और आपकी आदत क्या है। मैं आदत इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो यंग लड़का जब नौकरी करने जाता है, जब उसे 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है, तो आज से 20-25 साल पहले जिनको नौकरी मिलती थी वो एक पुराना स्कूटर या बाइक खरीद के लाता था कि मैं आने जाने में सुविधा आ जाएगी। आज का बालक सबसे पहले मोबाइल खरीदता है, वो भी किस्तों पे। बिल्कुल। तो ये एक आदत की बात है। अब देखिए आय बढ़ेगी तो मुझे ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ेगी। मैं तमाम, देखिए कोई भी आप किसी भी मोड में चले आए, एंड ऑफ द डे उसकी कॉस्ट आनी है और वो कंज्यूमर को ही पे करनी है। अब मैं 2-2, 3-3 कॉस्ट पे करूं, दिक्कत यहाँ आ रही है। मैं कैश में जाऊं तब भी मुझे दूं, मैं डिजिटल में जा रहा हूं तब भी मुझे देना है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे ये मल्टीपल अफेक्ट आने वाला है। अब डिजिटल लिया आपने, कैसा भी डिजिटल ले लो, फोन लेना ही पड़ेगा आपको, फोन खराब होना ही है, 3 साल में बदलना ही है, इंटरनेट पे सब चीजें फ्री। देखिए इसमें अंतर देखिए कि सारी जो आप बात कर रहे हैं ये इंटरनेट बैंकिंग पे लागू नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग में तमाम चीजें फ्री हैं जी, तमाम बैंकें चार्जेबल भी करती हैं, लेकिन अधिकांश नेशनलाइज्ड बैंकों में फ्री है। तो भाई अब इंटरनेट तो लेना पड़ेगा। तो आपके सामने मल्टीपल खर्चे आ रहे हैं। ठीक है कि एक तरफ तो आप आय वाला भी है, अभी आप डिजिटल में जाते हैं तो डिजिटल की पूरी फैसिलिटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बच्चा जो अभी मिडिल क्लास पास करके आया है, आप करें कि देश हित में अगर हम डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं तो पहले हमें एक अपनी जेब से स्मार्टफोन खरीदना होगा और एक इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा। दूसरा आप कोशिश ये हो रही है, समय ये बुराई नहीं है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और बढ़ना भी चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जो डिसबैलेंस आ रहा है कि प्राइमरी में बच्चे ने पास करी 5वीं, आप उसे ग्रेजुएट में दाखिला कराना चाहते। ऐसा कैसे हो रहा है सर इस संदर्भ में? भाई अब मेरे पास आप जितना डेटा देखें, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की कॉस्ट कम नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये आपने तमाम एप्लीकेशन है, आपने कह दी इससे ट्रांजैक्शन कर लिए, क्या वो ट्रांजैक्शन पे जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड पे क्या चार्ज नहीं लगाएंगे? MDR चार्जेस क्या खत्म होने वाले हैं? ठीक है, मुद्दा जैसे MDR अटक रहा था। MDR जो है
जब तक आप एमडीआर को पूरा रेगुलेट नहीं करेंगे, उस पर रिजर्व बैंक की पॉलिसी कुछ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आपस में भिड़ रही है, हमको ये नहीं मालूम है हमारे एमडीआर चार्जेस क्या। सवाल मेरा कहीं रह गया, कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था, डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था देश के हित में क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? देखिए, देश के लिए इसलिए जरूरी है, जैसे जैसे डिजिटल आएगा, एक तो सुरक्षा है, आपको कैश ले आने में तमाम सुरक्षाओं के प्रबंध पड़ती हैं, उसमें लूट का भी होता है, प्रिंटिंग का भी खर्चा है, सुरक्षा। लेकिन यदि आप और आसानी होती है, समय, देखिए धीरे धीरे सब कैलकुलेशन आएंगी, मैं बैंक जाऊंगा, आऊंगा, कितने पैसे खर्च होंगे, डिजिटल में पेमेंट कर दूंगा, मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, ये सब रिफ्लेक्शन जैसे जैसे आदमी की सबसे बड़ी अभी समस्या ये आदमी पे आए नहीं है, वो क्या डिजिटल करे और क्या कैश करे। ठीक है, पहले 70-60% लोग इस आय के दायरे में आ जाए, शिक्षा बढ़ा दीजिए, लोग ऑटोमेटिक, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है कोई इसका विरोध नहीं करता, सब अपनाते हैं। कंप्यूटर का हुआ था वैसे, कंप्यूटर देख लीजिए या आप फोन देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुश्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी, ये मैं एग्री करती हूँ इनके सर से। और ये बात ये है कि हमारे जैसे भीम के बारे में आप लोग बार बार कह रहे हैं, भीम एप्लीकेशन अगर आपको ग्राउंड में जाके देखना चाहिए, ये ग्राउंड पे जाके देखना चाहिए कि भीम एप्लीकेशन काम कर रहे कि नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि ये एप्लीकेशन काम भी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन ही उनको मिलता नहीं है। सो ये सिचुएशन है। पहले जो ग्रेजुएशन में चले आए क्लास 10 से, ये करेक्ट चीज़ है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनानी चाहिए। मुझे जो चीज़ बहुत सबसे खराब लग रही है, लेकिन मैं कहीं आंकड़े पढ़ रहा था जिसमें था कि दिसंबर में और नवंबर में एक चीज मुझे अनुराग जी, मुझे एक चीज बोलने, कई गुना बढ़ गया था, और फिर अभी कम होने फिर अभी कम। लेकिन जब वो बढ़ता है तो बढ़ता भी तो किसी कारण से है ना, फिर कम भी तो होता जा रहा है। दिसंबर में बढ़ता है तो वो जनवरी फरवरी में क्यों कम होता है, वो तो सवाल है। वो तो जब आप नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं तो फिर जनवरी फरवरी में क्यों नहीं कर सकते? मार्च बहुत सारे साइक्लिकल इश्यूज है, वो आप फिर साइक्लिकल आप देखिए, हो सकता है उस समय आपकी फेस्टिविटीज है, ये है वो है उस पर। लेकिन आप कैश ट्रांजेक्शन में जो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जो कहते ये क्यों लेंगे, ये इस चीज का इस तरीके के हम क्वेश्चन करना ही मुझे लगता है एक गलत है कि हम क्यों लेंगे, 4 बार हम क्यों जाएंगे, ये तो मेरा इंडिपेंडेंस है। हो सकता नहीं, नॉट ओनली दैट, मुझे हो सकता कुछ ऐसे जरूरत आ जाए कि मुझे इमीडिएट उतना पैसा मैं जमा करके डाल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बैंक कोई एनजीओ तो है नहीं ना, कि सरकारी संस्थान तो है नहीं बैंक के आप जब चाहें तब चले जाइए, उसका अपना एक रेवेन्यू मॉडल है, वो उसी तरीके से काम करेगा, वो कमाएगा भी, जाहिर है तभी आगे उसका एक्सपेंशन होगा। वो अपना आर्गुमेंट जगह में, वो आर्गुमेंट जगह में, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम ये कहना, हम इसको डिक्टेट करना कि आपको कम जाना चाहिए, वो अलग बात है। ठीक है, समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। मुकेश जी, जो सवाल राजेश सर ने उठाया, एमडीआर मतलब 150 आप ले लीजिए, लेकिन उसके बदले कुछ तो राहत दीजिए, क्या उस दिशा में भी कुछ फैसला होगा, हम उम्मीद करें? नहीं, ये पैसा एमडीआर जो है ये ले किससे रहे हैं? अगर मैं बाजार में कोई सामान खरीदने जाता हूँ तो मेरे ऊपर तो कोई एडिशनल चार्ज नहीं है ना, ये एमडीआर क्यों मिल रहा है? आपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया, एक शॉप खोल दी, तो या तो ये है कि जो ओनर है वो हर टाइम वहाँ बैठा रहे, जो सामान है हर टाइम निगरानी रखे उसका, ये देखते रहे कि कोई यार मेरा आदमी एम्प्लॉय कोई कैश में सामान बेच के थोड़ा सा इधर निकल ना ले, वो तो नहीं हो रहा। अब जब सब चीज़ें चेक के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू होंगे तो जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होगा, और जो सुरक्षा अच्छा होने वाला है। साइबर क्राइम देखिए काफी कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा, लेकिन इससे जुड़े बहुत सारे पहलू हैं जो अभी कहीं छूट रहे हैं, आगे फिर कोशिश होगी कि उस पर विस्तार से चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपने समझा कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास वो विकल्प है, तो ज़रूर अपनाने की कोशिश करें। यकीन मानिए उससे फ़ायदा आपको भी है और देश की अर्थव्यवस्था को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।